Welcome to Abhigan, where we discuss food, food science, and food technology related exciting things. So, in the last video, we have discussed about what is food socially and scientifically, and today we will discuss the objectives of the study of food science and technology. Why this study is so important for human beings, we will try to decode today. So, first reason for this study is to understand the nature and composition of food. नेचर एंड कंपोजिशन मतलब उस फूड का कलर, टेक्सचर, उसकी शेल्फ लाइफ, उसका केमिकल नेचर, फिजिकल नेचर, ये सब उसमें आएगा नेचर एंड कंपोजिशन में। उसके न्यूट्रिशनल कंपोजिशंस आएंगे। उसमें कौन सा फूड इंग्रेडिएंट या फिर न्यूट्रिएंट कितना है, क्या है, वो हमें पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, पेरिशेबल फूड्स हैव अ लो कीपिंग क्वालिटी ड्यू टू इट्स हाई मॉइस्चर कंटेंट। अब हमें पता होना चाहिए कि पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल फूड्स कौन से हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, एक कप में थोड़ा सा मिल्क, उसके साथ साइड में 2 टमाटोज और एक प्लेट में अपने कोई भी ग्रेन या फिर कोई भी दाल रखेंगे और फिर हम 7 दिन तक उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो हमें पता चलेगा कि रूम टेम्परेचर पे जो हमने मिल्क रखा था वो 1 या 2 दिन में ही ख़राब हो जाएगा, उसका कर्डलिंग हो जाएगा। जो टमाटोज़ है वो उनमें थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन वो फिर भी खाने लायक होंगे, आप उसको यूज़ कर सकते हो। इस कंडीशन में वो फिर भी होंगे। और जो दालें हैं उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि रूम टेम्परेचर पे रखो या कहीं पे भी रखो। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, जिस जो फूड 3 से 4 दिन के अंदर अंदर एकदम ख़राब हो जाते हैं वो होते हैं पेरिशेबल फूड्स। जो 7 टू 10 डेज तक सही से रहते हैं, एडिबल रहते हैं, वो होते हैं सेमी पेरिशेबल फूड्स। और जिन फूड्स की शेल्फ लाइफ 6 महीने, 1 साल, 2 साल होती है, जैसे कि दालें, ग्रेन्स वगैरह, उनको बोलते हैं नॉन पेरिशेबल फूड। और ये डिफरेंस उनके मॉइस्चर कंटेंट के बेसिस पे बनता है, इसलिए उनकी जो लाइफ है, जो टिकने की क्षमता है, वो डिफर करती है। देन नेक्स्ट इज टू स्टडी द चेंजेस दैट ऑकर इन फूड ड्यूरिंग स्टोरेज, प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग। जो भी फूड्स है वो अपने हार्वेस्टिंग, स्लॉटरिंग या मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, इन सारे प्रोसेस में उसमें अलग अलग फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जब हम उनका प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें कुछ चेंजेस होंगे, प्रोसेसिंग में कुछ चेंजेस होंगे, और प्रोसेसिंग होने के बाद पैकेजिंग करके जब हम उनको स्टोर करेंगे एक टेम्परेचर पे, तब भी उनमें चेंजेस होंगे। So, for example, preparation of curd is desirable change and curdling of milk is an undesirable change. तो हम एक मिल्क, हमारे पास जो भी मिल्क है उससे कर्ड बनाना चाहते हैं, ये डिज़ायरेबल चेंज है क्योंकि हम कर रहे हैं उसको एक कंट्रोल्ड मैनर में। तो ये हमारा क्या हुआ, डिज़ायरेबल चेंज। और कर्डलिंग, कर्डलिंग मतलब आप दूध का पतीला गैस पे रख के भूल गए हो, गैस बंद है, और दूसरे दिन आपको पता चला कि दूध अपने आप खराब हो गया। लेकिन अगर आप उस खराब दूध को टेस्ट करके देखोगे, वो है तो कर्डलिंग ही, लेकिन उसका टेस्ट कर्ड जैसा नहीं होगा क्योंकि उसको हमने स्टार्टर कल्चर नहीं लगाया। तो ये जो सारे चेंजेस होते हैं, हमें उनसे कुछ सीखना है कि हम कैसे उनको ओवरकम करके या फिर उनको रोक के, जो अनडिजायरेबल चेंजेस है उनको रोक के हम अपने लिए अपना फूड सेव करके रखें। Then third objective is to learn ideal methods of food preparation, processing and storage to conserve the nutritive value and increase sensory and aesthetic properties. हमें ये सीखना है कि किसी भी फूड को जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर उसका प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसकी करेक्ट मेथड क्या हो, जिससे कि उसमें कम से कम न्यूट्रिएंट लॉस हो, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए उसमें रहे, और जब हम उसको स्टोर करें तब भी वो एकदम सेफ और अच्छा रहे, और जिससे कि क्या होगा, उसकी टेस्ट इंटैक्ट रहेगी बहुत टाइम के लिए, उसकी जो एस्थेटिक प्रॉपर्टीज है वो भी प्रिजर्व हो जाएंगी। सो एडिशन ऑफ स्पिनाच और फेनुग्रीक इन द डो ऑफ पराठा, इससे क्या होगा कि वो पराठा दिखने में और अच्छा होगा क्योंकि उसमें कलर भी ऐड होगा, और फिर वो खाने के लिए भी, अपनी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें फाइबर्स एंड विटामिन जो भी उस फेनुग्रीक या फिर स्पिनाच। और जो स्टोरेज की मेथड्स है, आप लोगों ने बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स के पैकेट्स पे देखा होगा, स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, स्टोर इन रेफ्रिजरेटर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, ऐसी चीज़ें लिखी हुई होती है, या फिर स्टोर इन डार्क बॉटल। तो ये सब किस लिए है कि अगर उस पर सनलाइट आया या फिर वो किसी चीज़ को रेफ्रिजरेटर में रखने की ज़रूरत है लेकिन आपने नहीं रखा,
तो इवेंचुअली थोड़ी देर में खराब होने लग जाएगा, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ बढ़ती रहेगी जिससे कि वो जल्दी जल्दी खराब होगा, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कम होगी और पैलेटेबिलिटी कम होगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ फूड। अब जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो क्या करता है, अपने फूड की डाइजेस्टिबिलिटी मतलब उसको बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए ईजियर बना देता है। जैसे कि ढोकला या फिर इडली, आप लोगों को पता है कि पहले फर्मेंटेशन करके फिर इडली बनाई जाती है राइस और दाल का फर्मेंटेशन करने के बाद। और जो फ्राइड फूड्स या फिर हाई फैट फूड्स है वो डाइजेस्ट करने के लिए डिफिकल्ट होते हैं थोड़े से, क्योंकि फैट्स को डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली द फर्मेंटेड फूड्स। तो जब भी हम फूड का कुकिंग करते हैं तो उससे हमें क्या होगा कि एक्सेस मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम्स और उसे एब्जॉर्ब करने का अपनी बॉडी के लिए और उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ाने का। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फूड। जो हमारा फूड है उसका प्रोसेसिंग मतलब एक टर्म होता है फार्म टू फोर्क। जब किसान उस फूड को उगा रहा है तब से लेके वो एकदम पैक होके हमारे घर में अपनी प्लेट में आने तक का सफ़र, फार्म टू फोर्क। तो ये पूरे प्रोसेस के दौरान उसको बहुत केयरफुली हैंडल किया जाना चाहिए। उसका प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड कुकिंग तीनों बहुत केयरफुली अगर परफॉर्म करे गए तो ही वो फूड अच्छा रहेगा, बहुत टाइम तक एक्सेप्टेबल रहेगा, पैलेटेबल रहेगा, सेफ रहेगा, उसका स्पॉइलेज कम होगा। तो आप जब भी कोई भी फूड खरीदे उस फूड को खाने से पहले उसका जो पैकेट है उसको अच्छे से रीड करिए। उसमें आपको दिखेगा कि FSSAI लाइसेंस नंबर लिखा हुआ होगा, देन ISI या फिर BIS का मार्क भी हो सकता है। एग मार्क यूज़ करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स क्वालिटी चेक पास करते हैं उस पर एग मार्क लगाया जाता है। देन FPO फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर, तो ये सारी चीज़ें किस लिए है कि इन लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो किसी भी प्रोसेसिंग करने वाले या फिर बेचने वाले को फूड, प्रोसेस फूड बेचने वाले को या बनाने वाले को फॉलो करने पड़ते हैं कंपल्सरीली। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू लर्न टू अवॉइड फूड वेस्टेज एंड मिनिमाइज फूड कॉस्ट। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें आधा किलो सब्जी की ज़रूरत है डेली तो हमें आधा किलो ही खरीदनी चाहिए जिससे कि वो टाइम पे ख़राब होने से पहले यूटिलाइज हो। इससे क्या होगा कि जो हम यूज़ नहीं कर पाते और फिर ख़राब हो जाता है फूड वो बचेगा, वो वेस्ट नहीं होगा और शायद वो किसी और को खाने को मिल जाए। तो उतना ही खरीदो और उतना ही कुकिंग करो जितना अपने लिए अपनी फैमिली के लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एंड अभी हम लोग देखते हैं कि कोई भी पार्टी हो, वेडिंग सेरेमनी हो या फिर कोई भी प्रोग्राम हो तो वहाँ पे जो भी केटरर्स होते हैं वो पहले ही पूछ लेते हैं कि आपके कितने लोग आएंगे और उसके हिसाब से ही वो खाना बनाते हैं जिससे कि वो कम से कम बचे और कम से कम वेस्ट हो। तो हमें ये भी सीखना है फूड साइंस से या फिर फूड टेक्नोलॉजी से कि हम फूड को वेस्ट होने से कैसे बचाएं। अब जैसे कि नागपुर में संतरे का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर वहाँ पे इतना सारा बेचा नहीं जा सकता क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड शायद उतनी नहीं है, तो जितना भी मटेरियल बचता उसको उन लोगों को फेंकना पड़ सकता है। लेकिन अगर वो लोग उसको प्रोसेसिंग करें, उसका मार्मलेड बनाए या फिर मैं ऑरेंज बर्फी बनाई या उसका कुछ RTS बना लिया, जूस बना लिया, तो उससे क्या होगा कि जो वेस्ट होने वाला रॉ मटेरियल था वो एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और वो प्रोडक्ट आप बेच के अपने लिए और इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्रिएट कर सकते हो, अपने लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कर सकते हो। तो ये सब भी हमें फूड टेक्नोलॉजी से सीखना है। एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फूड। अब हमें पता है कि फूड की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की जो भी ज़रूरतें हैं वो कंप्लीट करेगा। प्रोटीन ज़रूरी है हमारे मसल डेवलपमेंट के लिए, फैट ज़रूरी है बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी सोर्स ऑफ आवर बॉडी, विटामिन से हम बहुत सारे डिसीजेस प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमारी बॉडी में ऑप्टिमम लेवल ऑफ विटामिन हो तो। मिनरल्स ट्रेस अमाउंट में होते हैं, बहुत कम अमाउंट में फूड में होते हैं लेकिन बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी में कुछ डिसीज को डेवलप होने से रोकने के लिए। देन वो हमारी हंगर को तो सेटिस्फाई करता ही है लेकिन हमारे जो फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स है बॉडी की वो भी कंप्लीट करता है। एंड देन इट सेटिस्फाइज द सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। जैसे मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ तो मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ,
मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं स्वीट्स खा लेती हूँ। तो ये सब हमारी क्या है, साइकोलॉजिकल नीड्स है। और सोशियोलॉजिकल नीड्स मतलब जैसे हमने कोई पार्टी थ्रो करी तो हमें लोगों को खाना फूड हमारी फिजियोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल तीनों नीड्स को कंप्लीट करता है। इसलिए फूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अदर देन वो हमें सिर्फ सर्वाइवल में हेल्प करे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे अबाउट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फूड। ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, तो आप प्लीज़ मिस ना करें अगला लेक्चर। अंटिल देन, बाय बाय।